भाइयों बहनों, चुनाव हमने बहुत देखे हैं और चुनाव में उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, पहली बार मैं देख रहा हूं कि चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जनता ने फैसला कर लिया है। और जो मैं हवा का रुख देख रहा हूं, ये हवा का रुख सिर्फ राजस्थान तक नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। और भाइयों बहनों, 8 दिसंबर को राजस्थान भी जीतेंगे और हिंदुस्तान भी जीतेंगे। भाइयों बहनों, मैडम सोनिया जी झंडो हटा दो, झंडो हटा दो। यहां आई थी राजस्थान में और उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने ऐसी सेवा की है, ऐसा काम किया है कि राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। ये आपके गले उतरती है ये बात? क्योंकि बाहर वाला कोई सर्टिफिकेट दे, वो कोई मतलब नहीं है। यहां की जनता जो कहे वो फाइनल। आपको इस बात में भरोसा है? आपको सच्चाई लगती है? भाइयों बहनों, आपकी बात छोड़ो, अरे स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लताड़ा था। इस देश की सर्वोच्च कोर्ट उसने किया। उसने कहा, अगर आपको कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाते हो तो सब कुछ छोड़ दो। ये देश की कोर्ट ने कहा था उनको। राजस्थान के हाई कोर्ट ने कहा कि आपको सरकार चलाना नहीं आता है। इतना ही नहीं, यहां पर उनके गवर्नर साहब बैठे हैं। गवर्नर मैडम उन्हीं की पार्टी से आए हैं। गवर्नर मैडम ने कह दिया, ना आप रोड ठीक कर सकते हो, ना आदिवासियों का भला कर सकते हो। अगर आपको काम करना नहीं आता है तो काम मुझे सौंप दो, मैं करके दिखाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट सरकार पे शक करे, हाई कोर्ट सरकार को लताड़े, आपके खुद के गवर्नर आपकी सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करे और फिर भी मैडम कहती है यहां कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा मैडम, आप सुप्रीम कोर्ट को मानो या न मानो, हाई कोर्ट को मानो या न मानो, गवर्नर को मानो या न मानो, कम से कम शहजादे को तो मानो। अरे उनकी बात पे तो भरोसा करो।
भाइयों बहनों, राजस्थान में ये कांग्रेस के शासन में 40 से अधिक दंगे हुए और जब भरतपुर का दंगा हुआ, भरतपुर जिले में, तो शहजादे राजस्थान सरकार को अंधेरे में रख करके राजस्थान सरकार को बिना बताए वे भरतपुर आए। एक मोटरसाइकिल पे सवार हो गए दूसरे की और दंगा पीड़ित इलाके में पहुंच गए। भाइयों बहनों, राजस्थान वालों को पता है ना मोटरसाइकिल कौन चला रहा था? मोटरसाइकिल कौन चला रहा था? उनकी इतिहास भूगोल पूरे राजस्थान को मालूम है ना? उनके काम और कारनामे सब पता है ना? वे मोटरसाइकिल चला रहे थे। और मोटरसाइकिल कहां की थी? मोटरसाइकिल कहां की थी? कहां की? चोरी की। वाह, क्या सीन है। आप सोचिए, शहजादे एक हिस्ट्री सीटर के साथ तो मोटरसाइकिल पर सवार होने का तैयार है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री के बगल में बैठने को तैयार नहीं है। आप कल्पना करो कि शहजादे एक चोरी हुई मोटरसाइकिल पर तो बैठना पसंद करते हैं, लेकिन राजस्थान की आपकी सरकार की गाड़ी में सवार होने को तैयार नहीं है। ये कैसा अविश्वास। भाइयों बहनों, जिस सरकार को कोई संवैधानिक संस्था उनके काम को अच्छा नहीं कहती है, उस सरकार पर हम भरोसा कैसे करें? भाइयों बहनों, हमारा देश जब आजाद हुआ, उसके बाद अनेक देश आजाद हुए, छोटे छोटे देश आजाद हुए, लेकिन वो देश हमसे भी आगे निकल गए। हमारी स्थिति बद से बदतर होती गई। भाइयों बहनों, अगर देश आजाद होने के बाद, स्वराज्य मिलने के बाद, अगर सुराज्य पर ध्यान केंद्रित किया होता तो देश की ये दशा नहीं होती। आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है बैड गवर्नेंस, कुशासन। जब तक हम देश में कुशासन से मुक्ति पाकर के सुशासन की ओर आगे नहीं बढ़ते, हम देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। भाइयों बहनों, गुड गवर्नेंस में, सुशासन में कांग्रेस का भरोसा नहीं है। उसे लगता है जोड़ तोड़ की राजनीति के द्वारा सरकारें बनती चली जाएगी, अपनी गाड़ी चलती जाएगी, जेब भरते जाएंगे, 2-5 पीढ़ी का भला हो जाएगा। यही कांग्रेस पार्टी की सोच है। भाइयों बहनों, ये बैड गवर्नेंस, ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे हिंदुस्तान को
भीतर से खोखला कर रही है, भीतर से खोखला कर रही है। ये बैड गवर्नेंस एक ऐसी बीमारी है जो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के मन में निराशा का भाव पैदा करती है, अविश्वास का भाव पैदा करती है और कभी कभी आक्रोश को भी जन्म देती है। भाइयों बहनों, ये बैड गवर्नेंस जैसे शरीर दिखने में कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, वजन बराबर हो, ऊंचाई बराबर हो, बैठना उठना बराबर हो, लेकिन अगर एक बार उसको डायबिटीज हो जाए तो भीतर से वो शरीर खोखला होना शुरू हो जाता है। शरीर में अगर डायबिटीज प्रवेश कर जाए तो हर बीमारियों को वो निमंत्रण देना शुरू कर देता है। भाइयों बहनों, ये बैड गवर्नेंस वो हिंदुस्तान के जहन में डायबिटीज की तरह है जो भारत को अंदर से खोखला कर रहा है। और जब तक हम गुड गवर्नेंस पर बल नहीं देंगे, और भाइयों बहनों, आज जो गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है, उसका एक मूलभूत कारण है गुड गवर्नेंस। सुशासन लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलने चाहिए, लोगों की बातों की सुनवाई होनी चाहिए, समस्याओं का समाधान होना चाहिए। भाइयों बहनों, सरकार अमीरों के लिए नहीं होती है और न ही सरकार अमीरों के लिए होनी चाहिए। अगर अमीर बीमार होता है तो दुनिया के डॉक्टर उसके घर के दरवाजे खटखटाने लग जाते हैं, लेकिन अगर गरीब बीमार हो जाए तो उसके नसीब में सरकारी अस्पताल के सिवाय कोई चारा नहीं होता। अमीर के बेटे को पढ़ना है तो दुनिया से अच्छे अच्छे टीचर को वह हायर करके घर में रख सकता है। गरीब के बच्चे को पढ़ना है तो सरकारी स्कूल के बिना कोई उसके नसीब में नहीं होता। भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होनी चाहिए। अगर इनके दिलो दिमाग में गरीब के प्रति थोड़ा सा भी लगाव होता तो राजस्थान की सरकारी स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा टीचर की जगह खाली नहीं होती। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या राजस्थान के नौजवान टीचर बनने भी योग्य नहीं है क्या? क्या आप टीचर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते? ये राजस्थान की सरकार को आप पर भरोसा नहीं है। 1 लाख से अधिक टीचर की जहां जगह खाली हो, जहां बच्चों के लिए शिक्षा की चिंता न हो, वो आने वाले कल के राजस्थान की चिंता कैसे कर सकते हैं? भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार किस हद तक आगे बढ़ा है, बैड गवर्नेंस के नमूने देखिए। भ्रष्टाचार के लिए वो खुला मैदान छोड़ देता है। हमारे देश के किसानों ने, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, ये हमारे किसानों ने मेहनत करके गेहूं का उत्पादन किया, पसीना बहाया, दिन रात खेतों में जुटे रहे, गेहूं पैदा करके अन्न के भंडार भर दिए। लेकिन ये बैड गवर्नेंस देखिए सरकार का। किसान तो गेहूं पैदा करता है, इनके पास
गेहूं रखने की जगह नहीं है, जगह नहीं है। खुले में रख देते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं, भीगते हैं, सड़ते हैं। जब भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान सरकार को कहा ये गेहूं गरीबों को बांट दो। भाइयों बहनों, ये काम करने जैसा था कि नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए थी। माना? नहीं माना। क्या किया मालूम है? उन्होंने गेहूं को सड़ने दिया, भीगने दिया और बाद में लाखों टन गेहूं शराब बनाने वालों को 80 पैसों में बेच दिए इन्होंने। भाइयों बहनों, ये मेरे किसान के साथ अपमानजनक व्यवहार है कि नहीं? किसान गेहूं पैदा करता है गरीब का पेट भरने के लिए, और ये बैड गवर्नेंस वाली सरकारें, ये कांग्रेस पार्टी शराब की बोतल भरने के लिए उस गेहूं का उपयोग करती है। आप मुझे बताइए, गेहूं से गरीब का पेट भरना चाहिए कि शराब की बोतल भरनी चाहिए? आप मुझे बताइए। जिन लोगों को गरीब के पेट से ज्यादा शराब की बोतल महत्वपूर्ण है, वो गरीब का भला कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, इनके बैड गवर्नेंस का हो, इनका करप्शन का हो, गुजरात और राजस्थान दोनों की सरहदें सटी हुई है, और गुजरात और राजस्थान के बीच में 4 चेक पोस्ट है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं भैया। 4 चेक पोस्ट है। जो व्हीकल उस रास्ते से जाता है उसको चेक पोस्ट से जाना होता है। इधर गुजरात का चेक पोस्ट है, 1 किलोमीटर दूर राजस्थान का चेक पोस्ट है। जो व्हीकल गुजरात के चेक पोस्ट पर आता है, वही व्हीकल राजस्थान के चेक पोस्ट पर आता है। जितना टोकन पैसा वो गुजरात के चेक पोस्ट को देता है, उतना ही वो राजस्थान को देता है। एक ही रास्ते पर इधर उनका चेक पोस्ट है, इधर हमारा चेक पोस्ट है। भाइयों बहनों, इनका कमाल देखिए। आपको पता चलेगा ये कैसे सरकार चलाते हैं। इन 4 चेक पोस्ट पर समान दर होने के बावजूद भी, समान व्हीकल आते हैं उसके बावजूद भी, राजस्थान के चेक पोस्ट की इनकम है 532 करोड़ रुपया, और उसी चेक पोस्ट पर गुजरात की इनकम है 1300 करोड़ रुपया। बताओ भाई, क्या कारण? ये कहां गए पैसे? ये पैसे कहां गए? ये ऐसी सरकार कैसी चला रहे हो? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, गुजरात के अंदर जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के बड़े बड़े विद्वान पत्रकार परिषद करके दिन रात गुजरात को गाली देते रहते हैं। ये दिल्ली के मेहरबानों, जरा कान खोल करके सुन लो। ये चुनाव राजस्थान का है,
ये चुनाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली का है। गुजरात का चुनाव तो पिछले दिसंबर में हो गया। आपने दुनिया भर की जितनी गंद फैलानी थी फैला दी, जितना झूठ कीचड़ उछालना था उछाल दिया। गुजरात की जनता के गले नहीं उतरा और गुजरात की जनता ने हमें 2/3 बहुमत से बिठा दिया। हमने काम किया है कि नहीं किया है वो गुजरात की जनता भली भांति जानते हैं। दिल्ली में बैठ करके झूठ फैलाना बंद करो। भाइयों बहनों, जब मैं गुजरात में पहली बार मुख्यमंत्री बना तो लोग मुझे मिलने आते थे और लोग मुझे कहते थे कि मोदी जी बाकी सब तो ठीक, आप नए नए मुख्यमंत्री बने हो, कम से कम शाम को भोजन करते समय तो बिजली दो। गुजरात के अंदर 2001-2 में शाम को खाना खाते समय बिजली नहीं मिलते थे। भाइयों बहनों, आज गुजरात के हर घर में 24 घंटे 7 दिन 365 दिन बिजली मिलती है। भाइयों, कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां बिजली जाती है, एक खबर नहीं है, बिजली आती है, ये खबर होती है। लोग बाजार में इकट्ठे होते हैं, ट्रेन में, बस में सफर करते हैं तो चर्चा करते हैं कि तेरे यहां आई थी, तो वो कहता नहीं यार पिछले हफ्ते तो नहीं आई, तो वो कहता है मेरे यहां मंगल को आई थी। बोले भाइयों बहनों, यहां बिजली आनी ये भी खबर हुआ करती है। जहां बिजली आना ये भी खबर हुआ करती है। भाइयों बहनों, ये लोग, भाइयों बहनों, ये कभी भी ये देश को अंधेरे में रखने वाले लोग, भैया आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भाइयों बहनों, भैया वहां हो गया, आपका प्यार मुझे मंजूर है, मान लिया भाइयों। भाइयों बहनों, वो नौजवान, ये किसी का पोषण मत उतारो नीचे, ये शोभा नहीं देता आपको। कौन हो आप लोग? नीचे उतरो। गलती आप करोगे सर हमारा फट जाता है। ये हमारे मीडिया के मित्र यही मानते हैं कि सब गुनाह हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, देखिए लोकतंत्र की ताकत इसमें है कि हमारे विपरीत विचारों का भी हम आदर करें, सम्मान करें। इसके बिना लोकतंत्र नहीं चलता है। हमारे खिलाफ कितनी आवाज क्यों न उठती हो, सीना तान कर उसको झेलते कि नहीं झेलते भाइयों? 12 साल से झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं? कभी जुबान तक खोली है? यही तो लोकतंत्र का सौंदर्य है। लोकतंत्र की यही ताकत है। लोकतंत्र में हमारी जितनी ज्यादा आलोचना होगी उतने ही हम ज्यादा तप करके बाहर निकलेंगे दोस्तों। और इसलिए भाइयों बहनों, यह देश ये कैसी सरकारें चलाते हैं देखिए। एक तरफ लोग बिजली का संकट झेल रहे हैं और दूसरी तरफ 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले कारखाने बंद पड़े हैं। नौजवान बेरोजगार हैं,
कारखाना है, चालू करते ही बिजली मिल सकती है, 20,000 मेगावाट बिजली मिल सकती है। लेकिन ये कमाल का देश देखो, कमाल की सरकार देखो कि वे बिजली के कारखानों को ताले लगाते हैं और लोगों को अंधेरे में रखते हैं। क्या कारण है? इसका कारण है भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार को लकवा मार गया है, लकवा। पॉलिसी पैरालिसिस है और उसके कारण देश अंधेरे में डूबा है। भाइयों बहनों, आप में से कोई है जिसके घर में कोयला ताले में रखते हो? बहने, कोयला कभी ताले में रखते हो? भाई, कोयला ताले में रखते हो? कोयला तो घर के बाहर होता है ना? होता है कि नहीं होता है? आप मुझे बताइए, कोई गरीब आदमी भी, कोई भिखारी भी घर के आगे से निकलेगा, कोयले को हाथ लगाएगा? कोई कोयले की चोरी करेगा? ये दिल्ली सरकार कोयला खा गई है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा तो सुप्रीम कोर्ट को क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं फाइल खो गई है। भाइयों बहनों, सिर्फ फाइल नहीं, पूरी दिल्ली की सरकार खो गई है। दिल्ली की सरकार, और उनके लिए तो फाइल खो गई होगी, हिंदुस्तानियों की तो लाइफ ही खो गई है आपके रहते। भाइयों बहनों, इन लोगों के भरोसे आप देश को नहीं चला सकते। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी, इसने आपको, कांग्रेस पार्टी ने आपको 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। ऐसे क्या बोल रहे हो यार? 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई कम हुई, महंगाई गई, महंगाई बढ़ी, कांग्रेस ने वादा तोड़ा। देखो भाइयों, हमारे देश में एकाध काम अगर नहीं होता है तो कभी भी कोई बुरा नहीं मानता है। वो मानते हैं चलो यार एकाध काम रह गया, लेकिन अगर कोई धोखा करे तो ये देश कभी माफ करता है? धोखेबाज को कोई माफ करता है? धोखाधड़ी को माफ करता है? भाइयों बहनों, आपको ये कहना कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे और ऊपर से महंगाई बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, क्या आप उनको माफ करोगे? इतना ही नहीं भाइयों बहनों, अगर कोई चीज बुरी होती है, जैसे मुझे वहां बुरा लगा, तुरंत मैंने कहा भाई ठीक नहीं है, अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर मैं देर से आता तो मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, भाई मैं आपसे देर से आया, क्षमा मांगता हूं। कहता कि नहीं कहता? कहता कि नहीं कहता? मुझे जो समय बताया था उस समय पर मैं ठीक आ गया। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी देखिए, ये बहुत गंभीर बात है मित्रों, समझने की बात है। एक कांग्रेस पार्टी देखिए दोस्तों, यहां मैडम सोनिया जी आई थी राजस्थान में, मैडम सोनिया जी आई थी, शहजादे आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, तीनों उनके दिग्गज नेता आए थे। यहां के मुख्यमंत्री घूमते रहते हैं, इन दिनों जरा चिंता में है, बात अलग है, लेकिन घूमते रहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे अभी शंभूनाथ जी बता रहे थे कि वो पराजय के मारे इतने डरे हुए हैं कि रात को 11 बजे पुलिस देख रही थी और शंभूनाथ जी पर
परेशान करने का, हमला करने की कोशिश हुई। अरे जय पराजय होता रहता है मिस्टर अशोक जी। राज्यसभा में जाकर के दिल्ली सरकार में मंत्री बन जाइए, 200 दिन बचे हैं अभी। भाइयों बहनों, इन्होंने आपके साथ धोखा किया। इतना ही नहीं, इनके इतने इतने दिग्गज यहां भाषण कर रहे हैं, सुबह शाम हमें गालियां दे रहे हैं, भाजपा को कोस रहे हैं, हर समस्या के लिए हमें जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। एक बार भी इन्होंने महंगाई का म बोला क्या? मुझे बताइए, उनके भाषण में महंगाई का जिक्र तक हुआ है क्या? महंगाई का जवाब दिया क्या? भाइयों बहनों, अगर कोई बात होती और हम जवाब न देते तो 7-7 दिन तक टीवी डिबेट पे चर्चा चलती कि भाजपा वाले जवाब नहीं देते हैं। कांग्रेस पार्टी 7वें आसमान पर उसका अहंकार चढ़ा हुआ है। वो जनता को अपनी जेब में मानती है, वो जवाब देना उचित नहीं मानती है। ये लोकतंत्र नहीं है। भाइयों बहनों, उनका काम था महंगाई के लिए जवाब देना। उन्होंने वादा किया था। आप मुझे बताइए भाइयों, यहां नौजवान बैठे हैं, नौजवान को क्या चाहिए? आप मुझे बताइए क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? कोई नौजवान भिख का कटोरा लेकर के खड़ा रहा है क्या? कोई नौजवान दयादान पे जीना चाहता है क्या? क्या कोई नौजवान को मेहनत करने में शर्म आती है क्या? इस देश का नौजवान, मुझे उस पर नाज है दोस्तों। वो मेहनत करने को तैयार है, वो पसीना बहाने को तैयार है, अपना गांव, घर, मां बाप छोड़ करके जहां पर भी रोजी रोटी मिले जाने को तैयार होता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये दिल्ली की सरकार, ये राजस्थान की सरकार, उनको आपके भविष्य की चिंता नहीं है। ये दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या इस देश की 35 से कम आयु की है। ये नौजवान देश है। 2-2 भुजाएं हैं, दिमाग है, सपने हैं, संकल्प है, पसीना बहाने की तैयारी है। उसे अवसर चाहिए, अवसर चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, विकास के क्षेत्र में अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जाओगे, तो हिंदुस्तान का बेरोजगार नौजवान कहां जाएगा? किसके भरोसे जिंदगी काटेगा? लेकिन कांग्रेस की सरकार को एक रत्ती भर भाइयों, इनको इसकी चिंता नहीं है। भाइयों बहनों, अब ये दिल्ली की सरकार, माताएं बहनें, आपका मंगलसूत्र छीनने के लिए तैयार बैठी है। ये गरीबी के लिए, महंगाई के लिए ये दिल्ली के नेता कैसी भाषा बोलते हैं। हमारे देश के वित्त मंत्री ने ये कहा कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? आज देखिए, अभी हमारे देश के वित्त मंत्री ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि रुपये की कीमत के संबंध में
मोदी जी सही बात नहीं बता रहे हैं। श्रीमान चिदंबरम जी, हम तो आपके जितने विद्वान नहीं हैं। हम तो चाय बेचते बेचते यहां आए हैं। हम गरीब मां की कोख से पैदा हुए हैं। लेकिन चिदंबरम साहब, आप तो कम से कम देश की जनता को जरा सच बताइए। भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार छोड़ी तब पोखरण का अणु धमाका हुआ था, पोखरण विस्फोट किया था। सारी दुनिया ने आर्थिक संकट में हमें डाल दिया था। सारे आर्थिक व्यवहार दुनिया ने बंद कर दिए थे। उस संकट के कालखंड में भी अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में रुपया 40-45 के आसपास रहा करता था। 40-45 के आसपास। श्रीमान चिदंबरम जी, आपका रुपया तो लुढ़क गया। अस्पताल के दरवाजे के चक्कर काट रहा है। 65 पर लगा दिया आपने। आपने रुपये को डॉलर की तुलना में 65 रुपया कीमत में लगा दिया। ये रुपये की ताकत घटाने का काम आपकी सरकार ने किया है, आपके पापों ने किया है। और मैं दोबारा आरोप लगाता हूं आपको। आप में हिम्मत हो तो इसका जवाब दो। अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां रुपया की कीमत छोड़ी थी, क्या उसमें गिरावट आई है कि नहीं आई है? क्या रुपया लुढ़क गया है कि नहीं गया है? क्या रुपया अस्पताल के चक्कर काट रहा है कि नहीं काट रहा है? आप अनाप शनाप बयानबाजी करके कितने दिन तक सच को ठुकराते रहोगे? भाइयों बहनों, और सारा गुना सोने का है ऐसा कहते हैं। भाइयों बहनों, महंगाई क्यों बढ़ी आपको मालूम है? महंगाई क्यों बढ़ी भाई? भ्रष्टाचार के कारण महंगाई क्यों बढ़ी? महंगाई क्यों बढ़ी? ये दिल्ली में एक विद्वान मंत्री बैठे हैं, बड़े विद्वान है, बहुत विद्वान। यानी ऐसा विद्वान तो शायद हिंदुस्तान में कभी पैदा ही नहीं हुआ, और आगे भी संभावना नजर नहीं आती है। ऐसे बड़े विद्वान है, बड़े गजब के विद्वान है। उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा कि गरीब पहले सूखी रोटी खाता था, लेकिन अब गरीब 2-2 सब्जी खाता है, इसलिए महंगाई बढ़ गई। भाइयों बहनों, जिस देश की सरकार में ऐसे मंत्री बैठे हो जो ये कहें कि गरीब अपना पेट भर रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, ऐसी सरकार को 1 मिनट चलने नहीं देना चाहिए। 1 मिनट चलने नहीं देना। आप मुझे बताइए भाई, क्या गरीब को सब्जी खाने का हक नहीं है? क्या गरीब सब्जी खाए तो गुनाह करता है? क्या गरीब ने सब्जी खाई इसलिए महंगाई बढ़ी? ये क्या बोल रहे हैं जी? और ये इतना कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं। उन्होंने कहा, प्लानिंग कमीशन के वो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप रोज के 26 रुपया खर्च करते हो तो आप अमीर हो। ये सुनिए भैया, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि अगर आप 26 रुपये से ज्यादा खर्च करते हो तो आप अमीर हो। आप गरीब की परिभाषा में नहीं आते हो।
आप मुझे बताइए भैया, 26 रुपया एक रोज में खर्च करने वाला अमीर है क्या? 26 रुपये में 2 कप चाय आती है क्या? अरे 26 रुपये में 300 ग्राम प्याज नहीं आता है प्रधानमंत्री जी। 26 रुपये में 300 ग्राम प्याज नहीं आता है और आपकी सरकार कहती है कि 26 रुपया खर्च कर सकने वाला व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता है। जिनकी यही इनकी सोच है भाइयों, वे कभी भी देश का भला नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये राजस्थान की सरकार को लताड़ा है, क्योंकि अकेले यहां के विद्युत बोर्ड का कर्ज 60,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। महंगी बिजली खरीद करने के कारण आरबीआई ने कहा है कि 1 साल के बाद आप राजस्थान में अंधारपट ले आओगे। ये दुर्दशा आपने करके रखी है। भाइयों बहनों, अगर राजस्थान को बचाना है तो भाजपा को लाना है। भाइयों बहनों, हमारे कांग्रेस की पार्टी के लोग कांग्रेस ये तोड़ने की राजनीति में माहिर है। ये कांग्रेस पार्टी तोड़ो और राज करो के मंत्र को लेकर काम कर रही है। हमारी पार्टी जोड़ो और विकास करो इस मंत्र को लेकर के चल रही है। भाइयों बहनों, सांप्रदायिक दंगे कराने में कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है। वो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है, न्यायिक अधिकारों को छीन लेने का काम करती है। और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार का एक ही मजहब होता है। हमारे लिए सरकार का एक ही मजहब होता है और मजहब है इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है और वो है हमारे देश का संविधान। सरकार की एक ही भक्ति होती है, राष्ट्रभक्ति। सरकार का एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ, सबका विकास। सरकार की एक ही शक्ति होती है, 125 करोड़ देशवासी। भाइयों बहनों, इस देश को एक रख करके, सबको साथ लेकर के 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बने, इस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। आज कसौटी राजस्थान की है, कल हिंदुस्तान की है। रास्ता राजस्थान दिखाएगा, रास्ता राजस्थान दिखाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज इस जोधपुर सूर्यनगरी से पूरे राजस्थान के मतदाताओं का आह्वान करता हूं कि आइए, विकास के लिए वोट कीजिए, राजस्थान का भाग्य बदलने के लिए वोट कीजिए। और हमारे मंच पर और भी हमारे साथी हैं जिनका नाम मैं दोबारा एक बार कहना चाहता हूं। श्रीमती कमसा जी मेघवाल, श्री अर्जुन जी गर्ग, फिर से एक बार आदरणीय सूर्यकांता जी, श्रीमान कैलाश जी, श्रीमान जोगाराम जी, श्री शंभू सिंह जी, ये हमारे उम्मीदवारों को, इन हमारे सभी उम्मीदवारों को विजयी बना करके राजस्थान विकास की यात्रा पे चल पड़े। मैं आपको निमंत्रण देता हूं। और फिर एक बार मैं आज
राजस्थान के कोटि कोटि जनों का आभारी हूं। मुझे अद्भुत प्रेम दिया है, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं इतना प्यार राजस्थान ने मुझे दिया है। राजस्थान के नौजवानों, आपके सपना पूरा करने के लिए हम अपने आप को आहूत करने के लिए तैयार हैं। आपकी आकांक्षाएं पूरी हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। फिर एक बार मेरे साथ बोले, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा पहले मतदान, आप बोलिए, फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। भारत माता की। वंदे 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 वंदे। इस सदी के चाणक्य और चंद्रगुप्त सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का सूर्य नगरी में जोरदार तालियों से अभिनंदन। पुनः एक बार जोर से मेरे साथ दोहराएंगे, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हर हर मोदी, हर हर मोदी, जोर से हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी लाओ, मोदी लाओ, हर हर मोदी। जोर से हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। दोनों हाथ ऊपर करके नरेंद्र मोदी जी जब तक गुजरात पहुंचे, जब तक इनके कानों में एक आवाज आनी चाहिए, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। इस जोधपुर की 5 लाख की इस पब्लिक मीटिंग में न भूतों न भविष्यतों में आप लोग पधारे। जोधपुर शहर की ओर से, जोधपुर देहात जिले की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगत जोशी जिला महामंत्री आपके चरणों में नमन करता हूं पूरे जिले की ओर से कि ऐसी अद्भुत सभा न तो कभी हमने देखी, न भविष्य में देखने को मिलेगी। अब प्रेस और मीडिया के भाइयों से, पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत आभार। सभी से एक ही निवेदन, बड़े आराम से जाएं, बड़े तरीके से जाएं, किसी तरह की भगदड़ नहीं करें। अपना अद्भुत कार्यक्रम रहा है मोदी जी की विशाल आम सभा।